गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। न्यारू मामा थैंक यू 40 रुपीज सुपर चैट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कियारा के ऊपर कुछ गुंडों ने अटैक कर दिया होता है। वहीं जो बॉडीगार्ड होती है वो सभी से फाइट करते हुए कियारा को बचा रही होती है। जब वो पीछे मुड़ते हुए बोलती है कि हैंडी पुलिस को कॉल करो, तभी वो नोटिस करती है कि हैंडी तो वहाँ पे है ही नहीं। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं हैंडी को जो भी घर पे आ गया होता है। हैंडी बोल रहा होता है देखो यहाँ पे छुपने का कोई मतलब नहीं है, फटाफट से बाहर आ जाओ। तभी किलर बाहर आते हुए बोल रहा होता है तुमने मेरे प्रेजेंस को नोटिस कर लिया। ये बात तो माननी पड़ेगी कि तुम्हारे पास में काफी कमाल की स्किल्स है। हैंडी बोल रहा होता अभी मैंने घर जाने से पहले पोछा मारा था और तुमने गंदे जूतों के साथ में अंदर आके मेरे पूरे के पूरे फर्श को खराब कर दिया। तभी वो किलर बीड़ी पीते हुए बोल रहा होता है तुम्हें मानना पड़ेगा तुम अपनी फैमिली की काफी केयर करते हो। अभी तुम मरने वाले हो फिर भी तुम इन सारी चीजों के बारे में सोच रहे हो। तभी हेनरी बोल रहा होता है देखो यहाँ पे बीड़ी मत पियो, मेरे वाइफ को बीड़ी की स्मेल बिल्कुल ही पसंद नहीं है। किलर बोल रहा होता है क्या हो अगर मैं बोलूँ कि मैं खुद को नहीं रोकने वाला। हेनरी बोल रहा होता है तो फिर ठीक है, आज तुम्हारा आखिरी दिन होने वाला है। तभी जो किलर होता है वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हंसते हुए हेनरी बोल रहा होता है अरे तो बहुत ही धीरे है। ये बोलते उसको पकड़ लेता है, फिर अपने सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच के साथ में वो किलर को पैरालाइज कर देता है। हेनरी बोल रहा होता है तुम तो गैंगस्टर मंगल के 13 मेंबर में से एक हो ना, मुझे बताओ कि कियारा को मारने का काम तुम्हें दिया किसने है। किलर बोल रहा होता है अब जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं गैंगस्टर मंगल की टीम से बिलोंग करता हूँ तो तुम्हें ये भी पता होगा कि हमारा रूल क्या है, हम मर जाएंगे लेकिन हम कभी भी अपने एम्प्लॉयर का नाम नहीं बताएंगे। तभी हेनरी अपने रिंग निकालते हुए बोल रहा होता है क्या तुम इसको पहचानते हो। किलर बोल रहा होते तो अंडरवर्ल्ड के बादशाह की रिंग है, अगर तुम्हारे पास में ये रिंग है इसका मतलब तुम अंडरवर्ल्ड के बादशाह हो। हेनरी बोल रहा होता है देखो जबकि तुम्हें पता चल चुका है कि मैं कौन हूँ तो तुम्हारा यहाँ पे कुछ भी छुपाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तुम्हारा बोला हुआ एक एक झूठ तुम्हारी टीम के हर एक मेंबर की मौत के कारण बन सकता है। किलर बोल रहा होता है जिसने हमें काम दिया है उसका सरनेम है सु और वो यानसिंग से बिलोंग करता है। किलर को मारने के बाद में हेनरी बोल रहा होता है एलेक्स यानसी के अंदर जितने भी सु सरनेम वाले बंदे हैं ना उन सभी लोगों का पता लगाओ। वहीं आधे घंटे बाद में जो कियारा और बॉडीगार्ड होते हैं वो भी घर पे आ गए होते हैं। कियारा बोल रही होती है मैं हेनरी से काफी डिसअपॉइंटेड हूँ, आखिर वो मेरे साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। जैसे ही वो घर के अंदर एंटर करते वो देखते हैं हेनरी को सफाई करते हुए। कियारा को पंखा करते हुए हेनरी बोल रहा होता है तुम्हें काफी गर्मी लग रही होगी, मैं तुम्हें ठंडा कर देता हूँ। वहीं बैठते हुए कियारा सोच रही होती है मुझे लगा था कि हेनरी चेंज हो चुका है लेकिन ये तो एक डरपोक निकला, मुझे खतरे में देख के सबसे पहले भागने वाला इंसान ही हेनरी था। तभी कियारा के सामने पानी रखते हुए हेनरी बोल रहा होता है वाइफ तुमने काफी मेहनत करी है, तुम इसके अंदर पाँव रख दो तुम्हें काफी अच्छा फील होगा। कियारा बोल रही होती है अब ये क्या है। हेनरी बोल रहा होता है एक बार इसके अंदर पाँव तो रखो। साथ ही हेनरी सोच रहा होता है कियारा के बॉडी के अंदर जो पॉइजन है वो काफी ज्यादा खतरनाक है, मेडिसिन के साथ में अगर मैं उसको रेगुलर मसाज देता रहूंगा ना तो वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। कियारा बोल रही होती है हैंडी मुझे ऐसे टच मत करो, यहाँ पे काफी सारे लोग हैं। बॉडीगार्ड बोल रही होती है आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकती हो, मैं काफी अच्छी इंसान हूँ। हेनरी बोल रहा होता है अभी तुम्हारे ऊपर जो बाहर अटैक हुआ था ना उसकी वजह से तुम काफी ज्यादा शॉक्ड हो गई थी, इसी वजह से तुम्हारे स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए फटाफट से घर पे आके तुम्हारे लिए गर्म पानी करने लग गया। कियारा सोच रही होती है पहले मेरी तबीयत काफी ज्यादा खराब रहा करती थी लेकिन आजकल मुझे काफी अच्छी नींद आती है और मेरी तबीयत भी उतनी खराब नहीं रहती, क्या ये सब कुछ हेनरी की दी हुई मसाज की वजह से हो रहा है। कियारा बोल रही होती है हेनरी अब मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, वैसे फिलहाल के लिए मेरी एक दोस्त मेरे पास में आने वाली है तो क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकते हो। हेनरी बोल रहा होता है कौन सी दोस्त आने वाली है। कियारा बोल रही होती है इस चीज के बारे में मैं तुम्हें नहीं बताने वाली और हाँ दोपहर से पहले ना घर पे वापस मत आना। हेनरी बोल रहा होता है क्या हो अगर मैं तुम्हें मिस करूँ तो। कियारा बोल रही होती है अभी के अभी बाहर निकल जाओ। सीन चेंज होता है, हमें रंडानी वेलफेयर सोसाइटी का सीन दिखाया जाता है। हेनरी सोच रहा होता है आज से बहुत साल पहले मैं और मेरी मॉम होमलेस थे लेकिन डीन के दिए हुए एडमिशन की वजह से हम दोनों ही सर्वाइव कर पाए, अगर कियारा अपने दोस्तों के साथ में मजे करे तब तक मैं जाके यहाँ के बच्चों से मिल लेता हूँ। हेनरी बोल रहा होता है मैं यहाँ पे तुम सभी के लिए पोकेमोन टॉयज लेके आया था। सारे बच्चे बोल रहे होते हैं एस के वर्ल्ड चैंपियन जीतने के बाद से ही ना हमें पिकाचू चाहिए था, फाइनली ब्रदर हेनरी आप इसको लेके आ ही गए। हेनरी सोच रहा होता है जब मैं भी छोटा था तो मुझे पोकेमोन टॉयज काफी ज्यादा पसंद थे और फाइनली मुझे आज काफी ज्यादा प्राउड फील होता है कि एस फाइनली वर्ल्ड चैंपियन बन ही गया, लेकिन बुरा तो बस इसी बात का लगा कि फाइनल मैच के अंदर चाइजर और ग्रीनिंजा फाइट करने के लिए नहीं आए। तभी वहाँ पे छोटी सी बच्ची आते हुए बोल रही होती है ब्रदर क्या आप इनके साथ में खेलेंगे। फिर जो वहाँ पे हेनरी होता है वो उस बच्चे के साथ में खेलना स्टार्ट कर देता है। तभी वेलफेयर सोसाइटी के बाद 3-4 कस्टडीज करा जाती है जिसके अंदर से उतरे हुए 3-4 लोगों को देख के यूनियन बोल रही होती है आपको पता है ब्रदर हेनरी
ये जो सारे के सारे है ना बहुत ही बुरे लोग हैं। इन लोगों ने मुझसे कहा है कि ये लोग इनका घर डिस्ट्रॉय कर देंगे और फिर हम सभी लोगों को रोड पे रहना पड़ेगा। हेनरी बोल रहा होता है क्या वेलफेयर सोसाइटी को डिस्ट्रॉय करने की बात कही जा रही है। फिर हेनरी डीन के पास में आते हुए बोल रहा होता है डीन क्या सब कुछ ठीक है। तभी वहाँ पे किंड्रो नाम की लड़की बोल रही होती है आप टेंशन मत लीजिए मैं बात कर रही हूँ। डीन कोई बोल रही होती वो जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं ना वो एक रिजॉर्ट की तरफ से आ रहे हैं। हमारे आसपास की जितनी भी जमीन थी वो लोग ऑलरेडी हमसे खरीद चुके हैं। मैंने एसोसिएशन से बात करी थी कि वो लोग हमारे लिए एक नया हाउस बना दे फिर हम लोग वहाँ पे शिफ्ट कर जाएंगे। वैसे भी हम लोग को लोकेशन से क्या ही फर्क पड़ता है, हम तो इन बच्चों को कहीं भी रख लेंगे, हमें बस रहने के लिए एक जगह चाहिए। लेकिन उन कमीनों ने हमारा नया वेलफेयर हाउस केमिकल का कचरा फेंकने वाली जगह बनवा दिया जहाँ से रेगुलर न्यूज आती है कि वहाँ के वर्कर्स केमिकल की वजह से बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे हैं। वहाँ पे कोई काम तक नहीं करना चाहता। तो फिर आखिर में ऐसे अनाथ बच्चों को वहाँ पे लेके कहे जाऊँ। ये तो वही हुआ ना कि मैं इन बच्चों को जानबूझ के मौत के मुंह में लेके जा रही हूँ। वैसे तुम्हें पता है मैं तुम्हें हमेशा बताया करती थी ना कि एक बहुत ही अच्छी इंसान है जो कि हम लोग को बहुत ही बड़ा बड़ा अमाउंट रेगुलरली पे करती है और उन्हीं की वजह से हमारे वेलफेयर हाउस के ऊपर कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। हेनरी बोल रहा होता है हाँ क्या वहाँ पे आए हुए हैं। डीन कोई बता रही होती है वो और कोई नहीं बल्कि किंड्रो है जो कि पिछले 5 सालों से हमारी काफी ज्यादा हेल्प कर रही है। लेकिन इस बार तो वो भी कुछ नहीं कर सकती, वो बिल्कुल ही हेल्पलेस है। हेनरी बोल रहा होता है कोई बात नहीं अब उन लोगों को भगाने का काम मैं करूंगा। डीन बोल रही होती है हेनरी से कोई फायदा नहीं है, मैंने ऑलरेडी उन लोगों को मना कर दिया लेकिन वो लोग हमारी बात को नहीं मान रहे। हेनरी बोल रहा होता है एटलीस्ट मैं एक बार ट्राई करता हूँ, अगर वो नहीं माने तो कोई बात नहीं। गेट पे रिजॉर्ट के बंदे बोल रहे होते हैं मिस किन देखिए ऑर्फनेज के बंदे जिंदा रहते या मर जाते से किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आप खुद ही सोच सकती है कि ये कितना अनलकी होंगे जिनके पैदा होने की वजह से इनके पेरेंट्स मर गए और कितनों को तो उनके पेरेंट्स ने यहाँ पे छोड़ रखा है। इन लोगों ने तो पैदा होकर ही गलती करी है। आपके और हमारे से स्टेटस वाले लोगों को इन लोगों की टेंशन नहीं करनी चाहिए। मिस किन बोल रही होती है कमीनो आके तुम इतनी घटिया बातें कैसे बोल सकते हो, आज नहीं तो कल तुम्हें वो गॉड पका सजा देगा। दूसरा वाला बंदा बोल रहा होता है गॉड का तो पता नहीं लेकिन जल्दी हम लोग को कोर्ट से डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, फिर तो मैं गारंटी करता हूँ कि ये जो वेलफेयर हाउस है ना हमारा हो जाएगा, ये टूट के रहेगा। फिर बीच में भले ही यहाँ पे आप आया यहाँ के बच्चे इमारतों के साथ में ही सभी लोग कुचले जाएंगे। तभी वहाँ पे हेनरी आते हुए बोल रहा होता है तुम लोग को पता है मुझे ना एक मैजिक आता है। रिजॉर्ट के सारे बंदे बोल रहे होते हैं कैसा मैजिक। हेनरी बोल रहा होता है मैं एक तरफ से डंडा डाल के दूसरी तरफ से बाहर निकाल सकता हूँ, तो अब तुम्हें में से बताओ कि आखिर मैं किसके ऊपर अपना मैजिक ट्राई करूँ। तभी वहाँ पे रिजॉर्ट के सारे बंदे भागते हुए बोल रहे होते हैं जल्दी जल्दी यहाँ से भागो वरना ये बंदा हम लोग को डंडा कर देगा। उन लोगों के जाने के बाद में हेनरी बोल रहा होता है मिस किन क्या आप ठीक हो। खुश होते हुए जिजिन बोल रही होती है वो जो बुरे लोग थे ना वैसे भाग गए। ब्रदर हेनरी आप तो काफी ज्यादा कमाल किया, आपने सिर्फ और सिर्फ डंडे से उन लोगों को भगा दिया। मिस किन बोल रही होती है भले ही वो लोग अभी के लिए तो जा चुके हैं लेकिन वो लोग फिर से यहाँ पे आएंगे। हेनरी बोल रहा होता है मिस किन आप तो एक ट्रेडर हो ना, मेरे पास में एक तरीका है जिसका यूज करते हुए हम लोग इस प्रॉब्लम को काफी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। मिस किन बोल रही होती है क्या आप चाहते हैं कि उन लोगों से पहले इस लैंड के डेवलपमेंट राइट्स को मैं हासिल कर लूं। हेनरी बोल रहा होता है नहीं हमें इस लैंड की कोई भी जरूरत नहीं है, हमें जो चीज चाहिए ना वो है वो वाला माउंटेन। मिस किन बोल रही होती है क्या माउंटेन से हम क्या कर लेंगे। सीन चेंज होता है, मैं कियारा के घर का सीन दिखाया जाता है। कियारा बोल रही होती है शेफ मिचेल का सब कुछ रेडी है, मैं खाने के लिए और वेट नहीं कर सकती। शेफ मिचेल बोल रही होती है कियारा तुम एक बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट हो, अब तुम मेरे हाथों का खाना थोड़ी ना खाओगी। कियारा बोल रही होती है आखिर तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों करती हो। तभी हेनरी गेट खोलते हुए बोल रहा होता है वाइफ मैं वापस आ गया। कियारा सोच रही होती है आखिर इतनी जल्दी वापस कैसे आ गया, अगर इसने मिचेल के सामने मुंह खोल दिया ना तो इसे पता चला कि मैंने इसको जो भी कुछ बोला था वो सब झूठ था। हेनरी सोच रहा होता है कियारा को क्या हो गया, आखिर इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही है। कियारा बोल रही होती है हेनरी मेरी एक दोस्त आ रखी है और मैंने उसे बोला है कि तुम एक आर्टिस्ट हो, तो ये चीज मत भूलना, तुम्हें काफी अच्छे आर्टिस्ट की एक्टिंग करनी है। घबराते हुए हेनरी बोल रहा होता है आर्टिस्ट की एक्टिंग करनी है ना, मुझे लोगों को बनाना बहुत इस तरीके से आता है। मिचेल बोल रही होती है कियारा क्या तुम्हारा हस्बैंड हेनरी है। तभी हेनरी फ्रेंच में बोलता है मिस आप दिखने में काफी ब्यूटीफुल हो, मुझे आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। मिचेल बोल रही होती है मिस्टर हेनरी आपकी फ्रेंड्स तो काफी कमाल की है, वैसे मेरा नाम है मिचेल और मैं कियारा की बेस्ट फ्रेंड हूँ। मिचेल बोल रही होती है चलिए खाना तैयार है, हम खाना खाते खाते बात करते हैं। मिचेल बोल रही होती है मिस्टर हेनरी कियारा ने मुझे बताया था कि आप लोग एग्जीबिशन पे मिले थे। कियारा बोल रही होती है मिचेल मुझे आप ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम यहाँ पे हेनरी को इंटरोगेट करने का ट्राई कर रही हो। मिचेल बोल रही होती है मैं तो कुछ क्वेश्चन करूंगी ही ना, क्योंकि तुम्हारी शादी काफी जल्दबाजी में हुई है।
मैं भी तो जानूं आखिर मिस्टर हेनरी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से तुम लोग को इतनी जल्दी में शादी करनी पड़ गई। कियारा बोल रही होती है हेनरी से इग्नोर करना। मिचेल बोल रही होती है नहीं, आज तो मैं जान के रहूंगी। फटाफट से मुझे बताओ कि तुम लोग कैसे मिले थे और सब कुछ कैसे हुआ। वहाँ पे घबराने की वजह से कियारा कुछ बोल ही नहीं पाती। तभी हेनरी बोल रहा होता है हम लोग फेमस राजू पेंटर के एग्जीबिशन में मिले थे। वहाँ पे एक पेंटिंग थी जिसके अंदर घोड़ा घास खा रहा था। उस पेंटिंग को देखने के बाद में मैं और कियारा काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो गए। कियारा का कहना था कि घास खत्म होने के बाद में आखिर ये घोड़ा क्या करेगा। मैंने कहा कि खाने के बाद में घोड़ा क्या ही करेगा, वो चला जाएगा। और यहीं पे हम दोनों की वाइब मैच कर गई। उसके बाद से ही हम लोग रेगुलरली एक दूसरे को जाने लग गए और हम दोनों की जो वाइब थी वो इतनी मैच हुई कि हम दोनों ने शादी कर ली। मिचेल बोल रही होती है तुम लोग की तो पहली मुलाकात काफी रोमांटिक थी। कियारा सच में तुम्हारी किस्मत काफी अच्छी है, तुम्हें काफी तो कमाल का हस्बैंड मिला है। वैसे एक सेकंड रुको, मैं तो ब्रेड को सही तरीके से बेक करना ही भूल गई थी। मैं वो काम करके आती तो तुम लोग खाना स्टार्ट करो। कियारा बोल रही होती है आखिर तुम किस राजू पेंटर के बारे में बात कर रहे थे, हम तो ऐसे किसी भी जगह पे नहीं गए। हेनरी बोल रहा होता मैं तुमसे क्या छुपाऊं, राजू पेंटर मेरा खास दोस्त है तो इसी वजह से मैंने उसका नाम लेके कोई भी कहानी कह दिया। कियारा बोल रही होती है तुमने तो बहुत ही अच्छा काम करा। किचन में आने के बाद में कॉल करते हुए मिचेल बोल रही होती है लाइकी क्या तुम्हें याद है फ्रांस में हम लोगों ने 3 साल पहले एक वांटेड फोटो देखी थी। लाइकी बोल रहा होता है हाँ मैंने वो फोटो देखी थी। उस बंदे ने ना फ्रांस के रॉयल प्रिंसेस को बेवकूफ बनाया था, पर आखिर अभी क्या हो गया, तुम उस बंदे के बारे में बात क्यों कर रही हो। मिचेल बोल रही होती है वो जो बंदा था ना वहाँ से भाग आया और वो सेफली इस कंट्री में आके रह रहा है। पता है उसने यहाँ पे एक आर्टिस्ट की आइडेंटिटी ले रखी है, यहाँ तक कि उसने मेरे बेस्ट फ्रेंड से शादी तक कर ली है। वापस आते हुए मिचेल बोल रही होती है मिस्टर हेनरी आपको पक्का से मेरी बनाई हुई ये डिश काफी ज्यादा पसंद आएगी। मिचेल सोच रही होती है बंदा मेरी बेस्ट फ्रेंड को चीट कर रहा है, ये असल में एक क्रिमिनल है जो कि अपनी आइडेंटिटी चेंज करके यहाँ पे रह रहा है। इस कमीने की रियलिटी तो मैं जल्दी ही सामने लेके आऊंगी। मिचेल बोल रही होती है कियारा मुझे कुछ दिन के लिए और इस घर में रहना होगा, मुझे माफ करना मैं तुम्हारे लिए बिना किसी बात की परेशानी बन गई। कियारा बोल रही होती है क्या तुम यहाँ पे रहोगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मुझे तुमसे कोई भी दिक्कत नहीं है, वैसे भी हमारा घर इतना बड़ा है तुम आराम से रह सकती हो। कियारा सोच रही होती है बस हेनरी की रियलिटी सामने ना आ जाए, अगर ऐसा होगा तो मैं मिचेल को क्या मुंह दिखाऊंगी। डिनर के बाद में कियारा बैठ के न्यूज देख रही होती है। कियारा बोल रही होती है जो मिस किन लुओ है तो बहुत ही कमाल की औरत है, ये एक पूरे के पूरे माउंटेन को ब्लास्ट करने वाली है। मैं इस बात की गारंटी कर सकती हूँ कि इनके पीछे पक्का से प्रोफेशनल की टीम होगी जिन्होंने इनको ये डिसीजन लेने में हेल्प करा है। वहीं जो हेनरी होता है वो सोच रहा होता है आज तो मेरी जम के तारीफ हुई है, बस मुझे उस लड़की मिचेल के सामने अपनी वाइफ की बेइज्जती नहीं करानी, फिर यहाँ पे सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हेनरी बोल रहा होता है कियारा अपने पाँव को इस पानी के अंदर डालो तुम्हें काफी अच्छा फील होगा। वैसे आखिर तुम यहाँ पे इस न्यूज को देख के फैसिनेट क्यों हो रही हो, यहाँ पे तो लोग सिर्फ और सिर्फ माउंटेन को ही फोड़ रहे हैं ना। कियारा बोल रही होती है तुम बोल रहे हो कि माउंटेन को फोड़ना बहुत ही छोटी सी बात है, सच में हेनरी कभी कभी तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। तुम्हें पता है किन लोगों का जो कच्चा बादाम ग्रुप है ना वो शायद से यहाँ पे रिजॉर्ट बनाने वाला है, अगर वो लोग ये काम करने में सक्सेसफुल हो गए ना तो वो इस इंडस्ट्री में बहुत ही बड़े हो जाएंगे। हेनरी बोल रहा होता है तुम्हारा माइंड तो काफी सही तरीके से काम करता है, मुझे तो ये कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी वहाँ पे मिचेल आते हुए बोल रही होती है कियारा हेनरी तुम्हारे पाँव की मसाज कर रहा है। कियारा बोल रही होती है जो हेनरी है ना वो मेरी ऐसी मसाज रोज करता है क्योंकि वो एक आर्टिस्ट है, इसी वजह से वो ये सारे काम करने में भी काफी अच्छा है। तुम ये बात बोल सकते हो कि हेनरी के पास में गिफ्टेड हैंड्स है। मिचेल बोल रही होती है देख के तो लगी रहा है कि मसाज करने में तो काफी अच्छे हैं, वैसे तुम्हें पता है कुछ दिनों से ना मेरे कंधों में काफी दर्द चल रहा है, क्या हेनरी मेरे भी कंधों की मसाज कर सकते हैं। कियारा बोल रही होती है हस्बैंड क्या तुम प्लीज मिचेल की मसाज कर दोगे। हेनरी बोल रहा होता है हाँ तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो मैं काम कर दूंगा। मिचेल सोच रही होती है सिर्फ और सिर्फ मसाज का यूज करते हुए हिडन बीमारी को ठीक करना एकदम बेकार सी बात है, कोई भी बंदा ऐसा काम तो कर ही नहीं सकता। मेरे शोल्डर्स में बहुत ही पुराना दर्द है जो कि ये बंदा बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाएगा। मुझे पता है कि मेरे शोल्डर्स को दबाने के लिए इसी वजह से हाँ कर दे क्योंकि ये पक्का से एक ठगी बंदा होगा। थोड़ी देर में जो इसकी रियलिटी है वो कियारा के सामने आ जाएगी। जैसे ही हेनरी मिचेल के शोल्डर्स को दबाना स्टार्ट करता है मिचेल बोल रही होती है सच में हेनरी के तो हाथों में जादू है, मुझे मेरे दर्द से काफी रिलीफ मिल रहा है। तभी मिचेल शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है आखिर मैंने क्या बोल दिया, वैसे मैंने जो भी कुछ बोला वो तो सच ही है ना, मेरे शोल्डर का जो पेन था वो बिल्कुल ठीक हो गया, लेकिन ये बंदा तो एक झूठा आखिर मसाज करने में इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तभी कियारा खड़े होते हुए बोल रही होती है हेनरी तुम थोड़ी देर के लिए मेरे दोस्त की हेल्प कर दो, मुझे बहुत ही नींद आ रही है इसी वजह से मैं जा रही हूँ सोने के लिए। मिचेल बोल रही होती है सच में कियारा तुम्हारे हस्बैंड की तो मसाज करने की टेक्निक काफी ज्यादा कमाल की है, अब तो मुझे तुमसे काफी ज्यादा जलन हो रही है कि तुम्हारे पास में एक आर्टिस्टिक हस्बैंड है। मिचेल सोच रही होती है अब कियारा जा चुकी है, अब इस बंदे की रियलिटी सामने लाने का वक्त आ चुका है। मिचेल बोल रही होती है हेनरी मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, क्या तुम थोड़ा नीचे ही मसाज कर सकते हो।
तभी मिचेल नोटिस करती है हेनरी को, जो कि आराम से ईयरपोर्ट लगा के मसाज कर रहा होता है। चिढ़ते हुए मिचेल सोच रही होती है क्या मैं इस बंदे को इतना अट्रैक्टिव लग रही हूँ जो कि इसने मेरे मसाज करते हुए ईयरपोर्ट लगा रखा है। मुझे अब इस बंदे से और मसाज नहीं करानी। फिर चिल्लाते हुए मिचेल बोल रही होती है बहुत मसाज हो गई, अब मैं जा रही हूँ। हेनरी सोच रहा होता है आखिर इसे क्या हो गया, ये इतना गुस्से में क्यों लग रही है। तभी वहाँ पे फोन पे कॉल आता है। कॉल पिक करते हुए हेनरी बोल रहा होता है हाँ डैड बोलिए क्या हुआ। डैड बोल रहे होते हैं हेनरी केला को बता दो कि उसके जो ग्रैंडपा है ना वो कहीं चले गए हैं, तो इसी वजह से वो फटाफट से रंडानी फैमिली के कोर्टयार्ड में आ जाए। आगे हमें अगली सुबह जाम सिटी नेशनल पार्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सुबह सुबह सभी लोग बैठ के एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। तभी हेनरी के पास में एक व्हीलचेयर वाले ग्रैंडपा आते हुए बोल रहे होते यंग मैन, अगर तुम्हें मार्शल आर्ट इतनी पसंद है तो तुम जाके प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। हेनरी बोल रहा होता है ग्रैंडपा आप तो वॉक कर सकते हो ना, तो भी आखिर आप इस व्हीलचेयर के ऊपर क्या कर रहे हो। वो ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं यंग मैन आखिर तुम मेरे बारे में और क्या क्या देख पा रहे हो। हेनरी बोल रहा होता है आपका दिल बहुत ही डैमेज हो चुका है, आपको रोज रोज बहुत ही गहरा चेस्ट पेन होता है, और हाँ अगर जल्दी इलाज नहीं हुआ ना तो आपको बहुत ही गंदी मौत मिलेगी। तभी शॉक्ड होते हुए वो ग्रैंडपा खड़े हो जाते हैं। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं मेरे एक बहुत ही पुराने दोस्त ने मुझे बताया था कि इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो कि मेरी बीमारी का इलाज कर सकता है, और जब वो मुझसे मिलेगा ना तो वो मुझे देखते ही बता देगा कि मुझे क्या बीमारी है। आप तो वर्ल्ड के नंबर 1 डॉक्टर द हेड्स हो ना। हेनरी बोल रहा होता है आपकी बीमारी के बारे में ना अब हम लोग अगली बार बात करेंगे। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं हाँ जीनियस डॉक्टर मुझे आपके रूल्स के बारे में सब कुछ पता है, आप पैसे के बदले में लोगों को ट्रीट नहीं करते हो, आप सिर्फ उन्हीं लोगों को ट्रीट करते हो जो कि आपको किस्मत से मिलते हैं। हेनरी के जाने के बाद में ग्रैंडपा सोच रहे होते सच में मेरी किस्मत काफी अच्छी थी, आज मुझे हमारी कंट्री के सबसे जीनियस और मेरिटोरियस डॉक्टर मिल गए। काश मेरी जो रंडानी फैमिली की नई जनरेशन है ना उसमें से एक बंदा भी इन डॉक्टर जैसा होता। तभी वहाँ पे कियारा दौड़ते हुए आती है और बोल रही होती है ग्रैंडपा आप यहाँ पे हो, आप बिना किसी को बताए घर से क्यों निकल गए थे, आपको पता आपके लिए ना सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए थे। ग्रैंडपा बोल रहे होते हैं कियारा तुम्हें तो पता ही ना कि मैं नॉर्मली यहाँ पे आता रहता हूँ, वैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम यहाँ पे अकेले क्यों आई हो, आखिर तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, क्या तुम अपने ग्रैंडपा को अपने हस्बैंड से नहीं मिलाओगी। कियारा सोच रही होती है हेनरी तो एक ऐसा इंसान है जो कि पूरी तरीके से बेरोजगार है और उसे काम करना बिल्कुल भी पसंद भी नहीं है, वहीं जो मेरे ग्रैंडपा वो काफी प्रेस्टीजियस इंसान है जो कि हमेशा प्रेस्टीज के लिए मरते रहते हैं, आखिर मैं हेनरी को ग्रैंडपा से कैसे मिला दूं। कियारा बोल रही होती है ग्रैंडपा अभी हम इन सारी चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, वैसे भी आप तो यहाँ पे कुछ अनाउंस करने के लिए आए थे ना, चलिए चल के घर पे बात करते हैं। आगे हमें शाम को कियारा के घर का सीन दिखाया जाता है। मेन हॉल के अंदर कोई बोल रहा होता है कियारा तुम इतनी इनहेरिटेंस को डिजर्व नहीं करती हो। हेनरी सोच रहा होता लगता है रंडानी फैमिली के सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं। सॉन्ग रंडानी बोल रही होती है चुआन और वेई ने कभी भी रंडानी फैमिली के लिए कुछ भी नहीं करा, उल्टा इन लोगों ने आज तक जितनी भी कंपनी खोली उन सभी को बहुत ही बड़े बड़े लॉसेस हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमने रंडानी फैमिली के बच्चों को इनहेरिटेंस में कम हिस्सा दे। जियानियो बोल रहे होते है ग्रैंडपा का डिसीजन है, क्या तुम इसके ऊपर क्वेश्चन करोगी। मैं रंडानी बोल रही होती है सभी लोग चुप हो जाओ, यहाँ पे हम सभी लोग रंडानी फैमिली के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो फिर आके कियारा का रंडानी फैमिली में क्या हिस्सा बनता है। कियारा तुम अपने मॉम के कब्र पे जाके पूछो कि क्या तुम रंडानी फैमिली का ही खून हो। कियारा बोल रही होती है आंट में आपके बोलने का मतलब क्या है। मैं ही बोल रही होती है तुम अपने डैड से पूछ सकती हो कि जब तुम्हारी मॉम किडनैप हुई ना तो उनके साथ में क्या क्या हुआ था। वही बोल रहा होता है क्या तो हमेशा ही बात बोलते थे ना कि तुम रंडानी फैमिली से बिलोंग करती हो, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम रंडानी फैमिली से बिलोंग नहीं करती, यहाँ तक कि तुम कोई वाइल्ड स्पीसीज हो। पता नहीं तुम्हारे अंदर एक ही इंसान का खून है कि कितनों का है, अगर तुम्हारी जगह मैं होता ना तो कभी भी यहाँ पे खड़ा नहीं होता। तभी वहाँ पे वे के फेस पे आकर चप्पल लगती है। हेनरी बोल रहा होता है अभी कभी मेरी वाइफ से माफी मांगो, वरना ये बात भूल जाना कि तुम इस दरवाजे से वापस लौट पाओगे। मेरी बोल रही होती है जियानी मेरे बेटे को पीटा गया, क्या तुम ये नहीं देख पा रहे हो कि तुम्हारे बेटे को बुली किया जा रहा है। जियानियो बोल रहा होता है तुम्हारा बेटा जैसे बातें कर रहा है ना उसको तो एक चप्पल और बनती थी। आंट में ही बोल रही होती है मैं समझ गई, ये तो तुम सभी लोगों का प्लान है, स्पेशली इस कियारा का, ये तो पूरे का पूरा रंडानी फैमिली की प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहती है। मैं अभी पुलिस को कॉल करती हूँ इसको अरेस्ट करवाती हूँ। कियारा बोल रही होती है आंट में अभी आप मेरे विला में खड़ी हो, अगर यहाँ पे पुलिस आती भी है ना तो मैं ये बोलूंगी कि आप यहाँ पे दिक्कतें खड़ी कर रही हो। आंट सॉन्ग बोल रही होती है कियारा क्या तुम अपने एल्डर्स की रिस्पेक्ट करना भूल चुकी हो। हाँ तुम करोगी भी क्यों, कौन सा तुम हमारी फैमिली से बिलोंग करती हो, लेकिन याद रखना तुम्हारा आज का ये बिहेवियर तुम्हें पक्का से रिलेट कराएगा। वे चलो यहाँ चलते हैं, हमें यहाँ पे इम्प्योर ब्लड वालों के साथ में खड़े रहने का कोई शौक नहीं है। हेनरी बोल रहा होता है बेवकूफों क्या तुम लोग को याद नहीं है कि मैंने तुम लोगों से कुछ कहा था। वे बोल रहा होता है हेनरी आके तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हमें यहाँ से जाने दो वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी हेनरी अपना चप्पल निकालते हुए वे को एक और चप्पल मार देता है। हेनरी बोल रहा होता है मैंने कहा ना कि माफी मांगो, अभी तो मैं रबड़ की चप्पल को यूज कर रहा हूँ, इसके बाद मैं लोहे की चप्पल को यूज करूंगा।
घबराते हुए वही सोच रहा होता है कमीना रंडानी फैमिली का फ्री में खा के काफी ज्यादा मोटा हो चुका है, मैं इस बंदे से भी फाइट नहीं कर सकता। फिर माफी मांगते हुए वही बोल रहा होता है सिस्टर कियारा प्लीज छोटा समझ के माफ कर दो, ये मेरी गलती, मैं अपनी जबान को संभाल नहीं पा रहा था। फिर कियारा बोलती है हेनरी तुम्हारा शुक्रिया। हेनरी बोल रहा होता है तुम मेरी वाइफ हो, तुम्हें प्रोटेक्ट करना तो मेरी जिम्मेदारी बनती है ना। आन सॉन्ग बोल रही होती है कियारा इनहेरिटेंस के बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे, वैसे भी हम लोग तो फैमिली है ना। चुआन सोच रहा होता है जो कमीना हेनरी है ना ये तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और सबसे बेकार बात तो ये है कि इसका पता ही नहीं कि ये कब क्या कर दे, अभी मेरा और मॉम का ऐसा निकलना ही बेहतर रहेगा। कियारा बोल रही होती है हेनरी मैं बाहर जा रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ में आना चाहोगे। आगे जब वो लोग बाहर निकलते तो हम देखते बारिश आना स्टार्ट हो गई होती है। चलते चलते वो लोग किंगस्टन सेमेट्री आ गए होते हैं। कियारा बोल रही होती है मॉम मैं आपसे मिलने के लिए आई थी, आज आपके बारे में बहुत सारी फालतू बातें हुई और मुझे गुस्सा तो इस बात का है कि मैं आपको डिफेंड नहीं कर पाई। हेनरी तुम्हें पता है मेरे जो ग्रैंडपा है ना वो आपसे सिर्फ और सिर्फ 3 महीने और जिंदा रह सकते हैं, यही वो रीजन है इसकी वजह से मेरे रिलेटिव और बाकी सारे लोग है ना वो हमारी रंडानी फैमिली की प्रॉपर्टी का हिस्सा करना चाह रहे हैं। तुम्हें पता है मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, अगर मैंने एक छोटी सी सिंगल मिस्टेक भी कर दी ना तो हमारे पास में जो भी कुछ है वो सब कुछ छिन जाएगा। हेनरी बोल रहा होता है देखो तुम अपने ऊपर इतना लोड क्यों ले रही हो, अगर इन लोगों को प्रॉपर्टी ही चाहिए तो इन लोगों को दे दो ना, हम लोग अलग से खुद के लिए पैसे कमा लेंगे। कियारा बोल रही होती है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं एक ऐसे इंसान हूँ जो कि प्रॉपर्टी के लिए लालच करेगी। रियलिटी तो ये है कि रंडानी फैमिली के सारे लोग पैसे को लेकर काफी ज्यादा लालची हो चुके हैं, और जबकि इन सभी लोगों को पता चल चुका है कि सरकार काफी ज्यादा वीक हो चुकी है, इसी वजह से ये लोग बिजनेस के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। अगर इन लोगों के हाथ में रंडानी फैमिली का बिजनेस और पैसा आ गया ना तो जैसे हम लोग 30 साल में आगे बढ़े थे वैसे हम लोग 3 साल के अंदर ही पीछे हो जाएंगे। इस रंडानी फैमिली को रंडानी फैमिली बनाने के लिए बहुत सारी मेहनत करी गई है, मैं नहीं चाहती कि वो एक ही बार में टूट जाए। तभी कियारा को गले लगाते हुए हेनरी बोल रहा होता है कियारा तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फ्यूचर में क्या होगा, लेकिन मैं हमेशा तुम्हारे साइड में ही रहूंगा। कियारा सोच रही होती है मैं भी ये चाहती हूँ कि तुम मेरे साइड में ही रहो। आगे हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हेनरी सोच रहा होता है आज मैं फ्री हूँ इसी वजह से मैं जाके देख लेता हूँ कि आखिर जो वो ऑर्फनेज वाला मैटर था वो सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। तभी वहाँ पे एक बॉडी वाला बंदा आके हेनरी के कंधों के ऊपर हाथ रख देता है। हेनरी बोल रहा होता है क्या हुआ, क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए। तभी टकले वाला बंदा बोल रहा होता है लड़के तुमने यहाँ पे किसी ऐसे इंसान से पंगा ले लिया है ना जिसे तुम्हें पंगा नहीं लेना चाहिए था, चलो फटाफट से हमारे साथ में पतली वाली गली में चलो। हेनरी बोल रहा होता है क्या होगा मैं मना कर दूं। तभी वो दोनों टकले बंदे हेनरी को उठा के लेके जाने लगते हैं। हेनरी सोच रहा होता है तो बहुत ही अजीब गैंगस्टर्स है, इन लोगों ने तो थोड़ी देर भी बात नहीं करी, यहाँ तक कि मुझे 2-3 डायलॉग मारने के मौके तक नहीं दिए। गली में लेके जाने के बाद में टकले बंदे बोल रहे होते हैं लड़के हर बिल में ना हाथ डालना चाहिए, हर किसी में चूहा नहीं होता, किसी किसी में ना सांप भी होते हैं, आज तुम्हारे ऐसे किसी पावरफुल बंदे को ऑफेंड करने की वजह से हम तुम्हें मारने वाले हैं। हेनरी बोल रहा होता है तुम्हारा डायलॉग तो कॉपीड था और मेरा ओरिजिनल सुनो। शेर कभी भी किसी भी बिल के अंदर हाथ डालने से पहले एक बार भी नहीं सोचता, क्योंकि उसे पता है कि बिल के अंदर सिर्फ और सिर्फ चूहे और सांप ही रह सकते हैं, जो कि शेर का तो कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और अगर मैं सच बताऊं तो तुम लोग मेरे सामने चूहे तक नहीं हो, क्योंकि मुझे तुम लोगों को हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हें तो मैं लोग ही मसल के रख देंगे। तभी वहाँ पे एक बंदा आते हुए दोनों ही टकले बंदों को एक साथ में मार देता है। वो बंदा बोल रहा होता है माय लॉर्ड आपके ऑर्डर बताइए। तीसरा टकला बंदा बोल रहा होता है तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए। तभी वो शेडो वाला बंदा अपने नाइफ का यूज करते हुए तीसरे टकले बंदे को मार देता है। हेनरी बोल रहा होता है शेडो पता करो कि आखिर इन लोगों को किसने भेजा था। जब हेनरी गली से बाहर ही निकल रहा होता है तभी उसके सामने पुलिस की कार आ जाती है। एक ऑफिसर बोल रही होती है देखो यहाँ पे गली के अंदर मारकाट हुई है, इस बंदे को फटाफट से अरेस्ट कर लो। फिर वो लोग हेनरी को हथकड़ियां पहना देते हैं। हेनरी सोच रहा होता है ये क्या हो गया, इन लोगों ने मुझे अरेस्ट क्यों कर लिया। सीन चेंज होता है, पार्लियामेंट का सीन दिखाया जाता है। एक बंदा घबराते हुए बोल रहा होता है किसकी हिम्मत हो गई जिसने कि रंडानी फैमिली के सनी लो को गिरफ्तार कर लिया है। उससे ही बड़ी बात तो ये है कि जो वो सनी लो है ना वो अंडरवर्ल्ड का बादशाह है। अगर वो बंदा हम लोगों से नाराज हो गया ना तो फिर कंट्री में शांति बनाए रखना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। फटाफट से जाम सिटी पुलिस स्टेशन पे कॉल करो, उस बंदे को फटाफट से बाहर निकलवाओ। वही सीन चेंज होता है, जाम सिटी के इंटरोगेशन रूम का सीन दिखाया जाता है। वो ऑफिसर बोल रही होती है मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा बॉस कौन है। हेनरी बोल रहा होता है ब्यूटी आप तो बिना किसी बात के मेरे ऊपर शक कर रही हो, असल में उन टकले बंदों ने मेरे ऊपर अटैक किया था, मैं तो विक्टिम हूँ। हेनरी सोच रहा होता है वैसे ये लड़की काफी जेंटल है, इंटेरोगेशन के अंदर ये सिर्फ और सिर्फ मुझे धमकाई रही है। ऑफिसर बोल रही होती है तुम बोल रहे हो कि तुम विक्टिम हो, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पर 2 बंदे बहुत ही बुरी तरीके से घायल थे। वही तीसरे बंदे के टकले पे तो उन्होंने तो चाकू मार दी थी, खुद से तो ये काम कोई कर नहीं सकता, इसका मतलब उन लोगों को मारने वाले तुम ही थे ना। हेनरी बोल रहा होता है हाँ मैं ये बात मानता हूँ कि उन लोगों को मार पड़ी है, लेकिन मैंने उन लोगों को नहीं मारा, उनको तो शेडो मार के गया है।
तभी जो ऑफिसर होती है वो ना पंच बनाते हुए बोल रही होती है, फालतू बातें मत करो, अगर तुम अभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना तो मैं तुम्हें मुक्का मार दूंगी। हेनरी सोच रहा होता है अगर ये पंच मेरे फेस तक पहुंच गया ना तो मेरे जितने भी बंदे वो इन पुलिस वालों के साथ में क्या करेंगे तो मुझे भी नहीं पता। देखते हैं कि पार्लियामेंट वाले कैसा काम करे, वो वक्त पे इन लोगों को रोक पाते हैं कि नहीं रोक पाते। तभी वहाँ पे कोई गेट के ऊपर किक मारते हुए गेट को ओपन कर देता है। डायरेक्टर बोल रहा होता है वैनरू फटाफट से अपने हाथ को रोक दो। रोकते हुए वैनरू बोल रही होती है डायरेक्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। डायरेक्टर बोल रहे होते हैं आगे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम इंटरोगेशन के नाम पे लोगों को पीटती हो। मैं तुम्हें बता दूं कि ये बंदा बिल्कुल ही इनोसेंट है, अभी के अभी इनको जाने तो इतने अच्छे लोग जेल में रहने चाहिए। वैनरू बोल रही होती है डायरेक्टर आके आप कैसी बातें कर रहे हो, आपको पता है ये बंदा पब्लिकली लोगों के टकले के ऊपर चाकू मारा था, ऊपर से इसकी शक्ल देखने के बाद में आपको कहाँ से लग रहा है कि ये बंदा इनोसेंट है। डायरेक्टर बोल रहे होते चलो मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ कि इसने फाइटिंग करी है, लेकिन क्या तुम्हारे पास में इस बात का कोई सबूत है क्या, तुम्हें पता ना कि बिना सबूत के पुलिस वाले काम नहीं करते। वैनरू वो बोल रही होती है ठीक है मैं जब एविडेंस ढूंढ के लेके आऊंगी ना तब मैं आप लोगों से बात करूंगी। डायरेक्टर बोल रहे होते सर हमसे बहुत ही बड़ी मिस्टेक हो गई, वो एक जूनियर ऑफिसर थी, उसको पता नहीं था कि आप कौन है, मैं आपको अभी के लिए छोड़ देता हूँ, आप प्लीज इस बात का बुरा मत मानिएगा। वही हम देखते हैं हेनरी के फोन के ऊपर कियारा का कॉल आ रहा होता है। सीन चेंज होता है, कॉन्सर्ट हॉल के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है। चिढ़ते हुए मिचेल बोल रही होती है कियारा हेनरी अभी तक क्यों नहीं आया, क्या तुमने उसको पहले नहीं बताया था कि हम आज कॉन्सर्ट जाने वाले हैं। कियारा बोल रही होती है रिंग तो जा रही है लेकिन वो कॉल पिक नहीं कर रहा, हो सकता है अभी वो काम में बिजी हो, चलो ना मिचेल हम लोग चलते हैं कि हेनरी को परेशान क्यों करना। मिचेल बोल रही होती है हाँ लेकिन अगर साथ में हेनरी भी होता ना तो मुझे काफी अच्छा लगता। तभी पीछे से कोई बोलता है कियारा तुम भी यहाँ पे हो। कियारा बोल रही होती है सॉन्ग टव यहाँ पे क्या कर रहा है। कियारा सोच रही होती है जब से मैं कॉलेज में हूँ ना तब से ये बंदा मुझे फॉलो कर रहा है, मैंने तो कितनी बार मना कर रखा है लेकिन फिर भी ये मानता ही नहीं है। तभी अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सॉन्ग टव बोल रहा होता है कितनी कमाल की बात है ना कि तुम भी यहाँ पे इस कॉन्सर्ट में हो। तभी कियारा उसका हाथ पीछे करते हुए बोल रही होती है सॉन्ग टव मुझे छूने का ना ट्राई मत करना। मिचेल को लेकर जाते हुए कियारा बोल रही होती है जो बंदा है ना ये बहुत ही फालतू आदमी है, हमें इससे बात करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सीन चेंज होता है, जाम सिटी पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है। गैंगस्टर और हेनरी की फोटो को देखते हुए वैनरू वो सोच रही होती है लगता है कि मैंने इस इंसान को गलत समझ लिया, सच में लगता है कि वो गैंगस्टर इसको बुली करने के लिए आए थे। पर मुझे गुस्सा तो इस बात के ऊपर आ रहा है कि डायरेक्टर के आने के बाद से ना बंदा काफी ज्यादा इजीली यहाँ पे रह रहा है, पुलिस स्टेशन को तो ऐसे ट्रीट कर रहा है जैसे कि इसका घर हो। हेनरी बोल रहा होता है ब्यूटी जो वाटरमेलन है ना तो बहुत ही टेस्टी है, क्या तुम भी इसको ट्राई करना चाहोगी। वैनरू बोल रही होती है नौकरी जाए तो जाए लेकिन मैं तुम्हें पंच मार के रहूंगी। तभी जो हेनरी होता है उसके पंच को डॉज करते उसको पाँव लगा देता है। कमरे के अंदर एंटर करते हुए एक दूसरा ऑफिसर बोल रहा होता है टीम लीडर एक बहुत ही बुरी न्यूज है, लेकिन तभी वो हेनरी और वैनरू को काफी अजीब पोजीशन में देखता है। हेनरी सोच रहा होता है आखिर ये बंदा हमारे बारे में क्या सोच रहा होगा। वही वैनरू हेनरी को धक्का देते हुए बोल रही होती है पीछे हट जाओ कमीने। हेनरी बोल रहा होता है देखो यहाँ पे मेरी कोई भी गलती नहीं है, तुम्ही ने मेरे ऊपर जंप किया था। फिर जो हेनरी होता है उसको पुलिस स्टेशन से छोड़ दिया गया होता है। डायरेक्टर बोल रहा होता है सर अपना ख्याल रखिएगा। हेनरी सोच रहा होता है ऑफिसर वैनरू की वजह से मुझे तो छोड़ ही नहीं रहे थे, चलो फाइनली अब मैं इस जगह से निकल पाया। तभी हेनरी देखता है इसके फोन के ऊपर कियारा के 4 मिस कॉल आए होते हैं। हेनरी सोच रहा होता है आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ, मैंने कियारा को प्रॉमिस किया था कि आज के कॉन्सर्ट के अंदर मैं उसको ज्वाइन करूंगा, लेकिन उन टकले बंदों की वजह से मैं सब कुछ भूल गया। फिर भागते हुए हेनरी बोल रहा होता है मुझे जल्दी वहाँ पे पहुंचना पड़ेगा वरना मैं नहीं बचूंगा। वही सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कॉन्सर्ट हॉल के अंदर कियारा और मिचेल सॉन्ग को एंजॉय कर रहे होते हैं। मिचेल बोल रही होती है क्या तुम्हें याद है तूने मुझे कॉलेज के अंदर बताया था कि तुम्हारी एक विश है। कियारा बोल रही होती है हाँ मैं कैसे भूल सकती हूँ, मैंने कहा था कि मेरा जो लवर होगा ना वो ऐसे ही कॉन्सर्ट हॉल के अंदर मेरे गाना बजाएगा, लेकिन वो सब तो कॉलेज की बात थी ना, उस टाइम पे हम लोग छोटे थे और फैंटेसी में जिया करते थे, ऐसा होना रियलिटी में तो बहुत ही मुश्किल है। तभी अनाउंसर अनाउंस कर रहा होता है लेडीज एंड जेंटलमैन यहाँ पे ना आज हमारी एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई है। एक जेंटलमैन है जो कि अपने वुमेन से लव कन्फेस करना चाहते हैं और उनको इस काम के अंदर आप सभी लोगों का सपोर्ट चाहिए। कियारा सोच रही होती है आखिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है। तभी स्टेज के ऊपर लाइट फोकस होती है और एक बंदा बोल रहा होता है क्या तुम्हें पता है हम ना 5 साल पहले मिले थे और जब से मैंने तुम्हें देखा तुम्हारा चेहरा मेरे दिल में छप चुका है। वहाँ पे सारे बंदे बात कर रहे होते हैं, सच में ये बंदा कितना रोमांटिक है ना, इसने कन्फेस करने का कितना कमाल का तरीका ढूंढा है। सॉन्ग टाओ बोल रहा होता है कियारा मुझे पता है कि तुम्हें जो मेरी अप्रोच है ना दिखने में काफी रूड लगेगी, पर मुझे लगा कि आज ये सब बोलने का बेस्ट टाइम है। तभी कियारा मिचेल को खींचते हुए बोल रही होती है चलो हमारे चलते हैं, इसका तो ये हमेशा का है, पता है कॉलेज के एनुअल फंक्शन के अंदर भी इसने सेम काम किया था, इसने ना अपने गंजी के ऊपर मेरी फोटो बनवा दी थी जिससे मुझे काफी एम्बेरसमेंट फील हुई थी।
तभी सोंगटा अपने घुटनों में बैठते हुए बोल रहा होता है कियारा मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। वहाँ पे सारे बंदे चीयर करते हुए बोल रहे होते हैं फटाफट से इस बंदे को शादी के लिए हाँ बोल दो। इसने हम लोग को चीयर करने के लिए 500 रुपए दिए हैं। ये बंदा बहुत ही अच्छा से शादी कर लो। कियारा सोच रही होती है जूते में लगे हुए चिंगम से ज्यादा चिपकू इंसान है ये सोंगटाओ। सच तो ये कि अगर इस दुनिया में ये आखिरी इंसान भी होता ना तो भी मैं इसे शादी नहीं करती, पर आखिर अब मैं यहाँ पे सभी के सामने मना कैसे करूँ। ये सभी लोग मुझे काफी फोर्स कर रहे हैं। तभी जो वहाँ पे लाइट्स होती है वो बंद हो जाती है। दो बंदे सोंगटा को खींचते हुए बोल रहे होते हैं फटाफट से यहाँ से हट जाओ, हमें ऊपर की तरफ से ऑर्डर आया कि फटाफट से तुम्हें यहाँ से निकालना है, तुम्हारा टाइम यहाँ पे खत्म हो चुका है। सोंगटा बोल रहा होता है फालतू बातें मत करो, मैंने यहाँ पे 1 घंटे के लिए पे किया था, आखिर तुम लोग हमें बाहर कैसे निकाल सकते हो। तभी स्टेज के ऊपर लाइट फोकस होती है। हम देखते हैं हेनरी को जो कि स्टेज के ऊपर आ गया होता है। जब हेनरी पियानो बजा रहा होता है तभी सभी लोग बोल रहे होते हैं कितना प्यारा पियानो बजा रहा है ना। कियारा सोच रही होती है तो मेरा फेवरेट सॉन्ग सुन रहा है ना, तू बजा रहा है। शॉक्ड होते हुए मिचेल बोल रही होती है कियारा हेनरी कितना अच्छा गाता है ना, और देखो जैसे तुम्हारा ड्रीम था वैसे गाना बजा रहा है। फिर जो हेनरी होता है वो स्टेज से नीचे आते हुए कियारा के पास में जाता है। हेनरी बोल रहा होता है कियारा तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी लाइफ में आने के लिए, वैसे क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ। तभी जो कियारा होते हुए शर्माते हुए हाँ बोल देती है। कियारा सोच रही होती है आज मेरे उस विश को हेनरी ने पूरा कर दिया जिसके बारे में हेनरी को तो पता तक नहीं था। हेनरी बोल रहा होता है वाइफ मुझे लग रहा है कि मेरी करी हुई चीजें तुम्हें काफी ज्यादा पसंद आ रही है। कियारा बोल रही होती है ठीक है चलो सभी लोग बैठ के कॉन्सर्ट सुनते हैं। तुम्हारे इस दिए सरप्राइज की वजह से मैं तुम्हें लेट आने के लिए माफ करती हूँ। वैसे जो कॉन्सर्ट है वो तुम्हारे फेवरेट सिंगर मास्टर पाजिब का है ना, तुम हमेशा ये बोलते थे ना कि तुम्हें इनका ऑटोग्राफ चाहिए। जब मैं बैक स्टेज था ना तब वो मुझसे मिले थे और मैंने उनसे 2 ऑटोग्राफ ले लिए। मैं तुम दोनों के लिए यहाँ पे 1 ऑटोग्राफ लेके आया हूँ। कियारा बोल रही होती है हाँ मुझे तो ये हमेशा चाहिए था। हेनरी सोच रहा होता है इस ऑटोग्राफ के चक्कर में अभी मेरे ऊपर गुस्सा नहीं करेगी। मिचेल बोल रही होती है कियारा तो सच में मिस्टर पाजिब की ऑटोग्राफ है। हेनरी तुम्हारे लिए 2 ऑटोग्राफ हासिल करना तो बिल्कुल भी आसान नहीं रहा होगा। बताओ तुमने ऑटोग्राफ लेने के लिए क्या किया है। मास्टर पाजिब है ना किसी को भी ऑटोग्राफ नहीं देते, यहाँ तक कि वो तो किसी से मिलते भी नहीं है। वही हमें स्टेज के पीछे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं मास्टर पाजिब को जो कि बोल रहे होते हैं सर एलएफ क्या मैं बादशाह को एक बार देख सकता हूँ। अगर मैं बादशाह से एक और मिल पाता ना तो ये मेरे लिए काफी अच्छा होता। एलेक्स बोल रहे होते आज बॉस ने तुमसे 2 ऑटोग्राफ लिए हैं जो कि तुम्हारे लिए है ना लाइफ टाइम प्राउड करने के लिए काफी होना चाहिए था। अगर तुम यहाँ पे ज्यादा की लालच करते हो ना तो ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हें पता है ना कि बादशाह से मिलना इतना भी आसान नहीं है। आगे हमें अगली सुबह रंडानी फैमिली ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है। हेनरी सोच रहा होता है पता नहीं ऑर्फनेज में क्या हुआ होगा। तभी वहाँ पे इनिन आते हुए बोल रही होती है बदर हेनरी इनिन ने आपको काफी ज्यादा मिस करा। मिस किन बोल रही होती है हेनरी तुम फाइनली यहाँ पे आ ही गए। आजकल जो ये बच्चे थे ना तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा बातें कर रहे थे, इन सभी को तुमसे मिलना था। हेनरी बोल रहा होता है चीजें कैसी रही। मिस किन बोल रही होती है तुमने जो माउंटेन ब्लास्ट कराया ना उस वजह से हम लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारा सपोर्ट मिल गया और फिलहाल के जो इस प्लेस की डिस्ट्रक्शन थी उसे रोक दिया गया है। देखो तुमने हमारे लिए बहुत ही बड़ा काम किया है, इसी वजह से मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ और तुम इसके लिए मना नहीं कर सकते। तुम्हारे प्रपोजल की वजह से तो ऑर्फनेज तो बच ही गया, साथ ही हमारी कंपनी को बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी हुआ है। हेनरी बोल रहा होता है ठीक है फिर तुम बताओ कि हम कौन जगह चलेंगे या फिर मैं पिक कर लूँ कि हम कौन जगह चलेंगे। मिस किन बोल रही होती है कहाँ चलना है ये तो मैं पिक करूंगी क्योंकि लेडीज जगह को चूज करने में काफी अच्छी होती है। आगे वो रेजिडेंशियल अपार्टमेंट के पास में आगे होते हैं। हेनरी बोल रहा होता है क्या तुम मुझे अपने घर पे लेकर जा रही हो डिनर कराने के लिए। मिस किन बोल रही होती है एक्चुअली ये मेरे टीचर का घर है, उन्होंने कहा था कि उनको तुमसे मिलना है। शॉक्ड होते हुए हेनरी बोल रहा होता है क्या तुम्हारे टीचर को मुझसे मिलना है। मिस किन बोल रही होती है वो जो टीचर है ना वो इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है। लाइफ के हर एक मोड़ पे टीचर ने मेरी काफी ज्यादा हेल्प करी है और वही चाहते थे कि मैं हमेशा चैरिटी वाले काम में इन्वॉल्व रहूं। जब से मैंने उनको बोला है ना कि तुमने माउंटेन ब्लास्ट कराने का प्रोजेक्ट दिया है तब से वो तुमसे मिलना चाहते हैं। फिर टीचर के गेट के ऊपर नॉक करते हुए किन बोल रही होती है टीचर फटाफट से गेट को ओपन करिए। तभी गेट खोलते हुए एक लड़का बोल रहा होता है अच्छा किन रुओ तुम आई हो। फिर वो हेनरी और किन रुओ को साथ में देखे काफी ज्यादा छोड़ जाता है। किन रुओ बोल रही होती है बदर ये मेरे दोस्त है हेनरी जोसेफ। हेनरी बोल रहा होता है तुमसे मिलके बहुत अच्छा लगा, लेकिन तभी वो बंदा बिना हेनरी से हाथ मिलाए हुए बोल रहा होता है ठीक है जब तुम आए गए हो तो अंदर भी आ जाओ। हेनरी बोल रहा होता है मुझे याद है मैंने आज तक कभी भी इस बंदे को ऑफेंड नहीं करा, तो फिर आखिर मेरे साथ में ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। किन रुओ बोल रही होती है हेनरी मेरे टीचर का बेटा है, इसका नाम है कोंगशू। ये दिल का तो बहुत ही अच्छा है लेकिन ये थोड़ा सा एरोगेंट है। फिर किन रुओ बोल रही होती है बदर आखिर टीचर कहाँ पे है। फिर कोंगशू बोल रहा होता है अभी डैड ना बाहर गए हुए ग्रोसरी खरीदने के लिए, वो थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। वैसे किन रुओ तुम्हें पता है मैंने ना अभी एक स्टॉक डिस्कवर किया है जिसकी मोमेंटम काफी अच्छी है और वो धीरे धीरे करके ग्रो भी कर रहा है।
अगर तुम इस स्टॉक को अभी खरीद लेती हो ना तो तुम्हें फ्यूचर में काफी सारा प्रॉफिट हो सकता है। उस स्टॉक को देखते हुए किन वो बोल रही होती है, हेनरी आखिर तुम्हारा इस स्टॉक के बारे में क्या सोचना है। हेनरी बोल रहा होता है ये स्टॉक नहीं बल्कि तो मजाक है। अगर तुम इसके अंदर पैसे इन्वेस्ट करोगी ना तो ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर बर्बाद हो जाएगी। मैं देख के बता सकता हूँ कि इस कंपनी का कोई भी फ्यूचर नहीं है। कॉन्गसू बोल रहा होता है अगर हमें किसी भी चीज को लेकर नॉलेज नहीं होती ना तो हमें उसके बारे में फालतू बातें नहीं करनी चाहिए। मैंने अपने बुक्स में से स्टॉक्स के बारे में बहुत बार पढ़ा है। मेरे हिसाब से जो ये स्टॉक्स है ना 10% से राइज करेंगे। हेनरी बोल रहा होता है खुद ही सोचो अगर बुक के अंदर लिखी हुई थोड़ी सच्ची होती तो उस बुक को लिखने वाला बंदा ना दुनिया का सबसे अमीर बंदा होता। अगर मुझे एक तरीका पता इसका यूज करते हुए मैं पैसे कमा सकता हूँ तो फिर मैं उस तरीके को दुनिया में नहीं बांटूंगा। उस तरीके को मैं खुद के लिए और अपनी फैमिली के लिए बचा के रखूंगा ताकि मैं और मेरी फैमिली काफी सारा पैसा कमा सके। कौन सा स्टॉक ग्रो करेगा और कौन सा नहीं ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में होता है। नॉर्मल लोग जो कि स्टॉक्स के अंदर पैसा लगाते हैं और सोचते हैं कि वो अमीर बन जाएंगे तो असल में वो लोग बेवकूफ है, वो अमीर बनेंगे नहीं। उनकी सारी की सारी किस्मत कुछ अमीर लोग कंट्रोल कर रहे हैं। तभी कॉन्गसू गुस्सा करते हुए बोल रहा होता है फालतू बातें करना बंद करो। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं और कुछ नहीं होते, इनका लक बहुत ही अच्छा होता है वरना तो ये भी हमारी तरह नॉर्मल इन्वेस्टर्स ही है। हेनरी बोल रहा होता है अच्छा कैसी बात है, तुम्हें लग रहा है कि इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथ में कुछ भी नहीं होता। ठीक है फिर अगर तुम्हें मेरी बातों के ऊपर भरोसा नहीं है तो हम एक काम करते हैं, अभी जिस स्टॉक के बारे में तूने बात किया था ना हम उसे खरीद के देखते हैं। मैं इस बात की गारंटी कर सकता हूँ कि अगले 15 मिनट के अंदर तुम्हारा स्टॉक गिर जाएगा। क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे इस बात पे बैट कर सको। कॉन्गसू बोल रहा होता है ठीक है मैं तुमसे बैट करता हूँ लेकिन अगर मैं जीत गया ना तो तुम लाइफ में कभी भी किन रो को देखोगे भी नहीं। हेनरी बोल रहा होता है ठीक है लेकिन क्या अगर मैं जीत गया तो हारने के बदले में तुम क्या दांव पे लगा रहे हो। कॉल करते हुए हेनरी बोल रहा होता है एलेक्स मैं तुम्हें एक स्टॉक के बारे में बता रहा हूँ और तुम वो मेरे लिए 3 मिलियन खरीद लो। एलेक्स बोल रहा होता है बॉस ये कोई स्टॉक नहीं बल्कि ये तो एक ट्रैप है। 3 मिलियन खरीदना बहुत ज्यादा पैसे का लॉस हो जाएगा। हम इसको 1 मिलियन खरीद लेते हैं ना, बिना किसी बात के ज्यादा पैसे बर्बाद करने का क्या ही मतलब है। हेनरी बोल रहा होता है एलेक्स तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, फटाफट से स्टॉक्स को खरीद लो। हेनरी बोल रहा होता है मैंने तो खरीद लिया अब तुम खरीदो। कॉन्गसू बोल रहा होता है तुमने 3 मिलियन खरीद लिया, ये तो बहुत ही कमाल की बात है। यहाँ पे तुम फालतू में एक्टिंग क्यों कर रहे थे, जल्दी से ये बता दो ना कि तुम्हें भी ये स्टॉक काफी ज्यादा कमाल के लगे थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद में कॉन्गसू देखता है कि स्टॉक्स की वैल्यू काफी ज्यादा नीचे गिर गई होती है। कॉल पे एलेक्स बोल रहा होता है बॉस मैंने आपके कहने के बावजूद भी सिर्फ और सिर्फ 7 लाख स्टॉक खरीदे थे। आपको पता ये स्टॉक ना मैनिपुलेटर स्टॉक था जो कि लोगों को बेवकूफ बनाने में बहुत ही काम आता है। कॉन्गसू सोच रहा होता है मुझे अपने थ्योरेटिकल नॉलेज पे काफी ज्यादा प्राउड था पर मेरी ये नॉलेज किसी भी काम की नहीं है। मैं बहुत ही बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के हाथों बेवकूफ बन रहा हूँ। तभी वहाँ पे गेट की बेल बजती है। किन-रो बोल रही होती है टीचर वापस आ गए। गेट पे खड़े टीचर बोल रहे होते हैं किन-रो तुम भी आई हो। किन-रो बोल रही होती है हेनरी यही वो टीचर है जिनके बारे में मैं तुमसे बोल रही थी। हेनरी बोल रहा होता है ओल्ड मैन आपसे मिलकर फिर से बहुत अच्छा लगा। शॉक्ड होते हुए टीचर बोल रहे होते तो तुम ही हो ना। किन-रो बोल रही होती है टीचर क्या आप हेनरी को जानते हो। टीचर बोल रहे होते हैं हाँ मैं हेनरी को तो जानता हूँ लेकिन अलग नाम से। जिस हेनरी को मैं जानता हूँ उसका नाम है द गॉड ऑफ वॉल स्ट्रीट। तुम्हें पता है कुछ टाइम पहले ना इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब हेनरी के हाथों में सिर्फ और सिर्फ 1.3 मिलियन डॉलर्स थे और इसने सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर अपने पैसे को रिवॉल्व करके 150 मिलियन कर लिए। इसने फिर एक कंपनी बनाई जिसका नाम था हेज फंड और आज से कंपनी वर्ल्ड की सबसे बड़ी फंड मैनेजमेंट कंपनी बन चुकी है। हेनरी जिस भी कंपनी के ऊपर हाथ रख देना ये उस कंपनी के स्टॉक को आसमान में लेके जा सकता है और दुनिया के जितने भी बड़ी कंपनियों के तुम नाम जानते होंगे ना उन सभी कंपनियों के अंदर हेनरी का स्टेक है। ये वॉल स्ट्रीट का वो लेजेंड है जिसके बारे में कोई भी नहीं भूल पाएगा। लेकिन फिर भी ये बंदा इतना ग्रेट है ना कि इसने अपने ज्यादातर नेटवर्क को गरीब बच्चों के अंदर डोनेट कर दिया। जो काम हेनरी ने किया है शायद वो काम कोई भी नहीं कर सकता। शॉक्ड होते हुए किन-रो बोल रही होती है कि आपने पूरी की पूरी नेटवर्क को डोनेट कर दिया। कॉन्गसू बोल रहा होता है डैड आप जिस गॉड ऑफ वॉल स्ट्रीट के बारे में बात किया करते थे क्या यही वो बंदा है। मुझे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं हो रहा कि ये बंदा गॉड ऑफ वॉल स्ट्रीट है। सीन चेंज होता है, हमें लेक विला का सीन दिखाया जाता है। वेई रंडानी बोल रहा होता है सॉन्ग टाओ तुम्हें कचरा हो, मैंने तुम्हें छोटा सा काम करने के लिए बोला तुम वो भी नहीं कर पाए। सॉन्ग टाओ बोल रहे होते हैं मिस्टर रंडानी मैंने कियारा को फंसाने का बहुत ही ट्राई करा लेकिन जो उसका हस्बैंड है वो बीच में आ गया। पता नहीं कैसे लेकिन उस बंदे के पास म्यूजिक के अंदर काफी कमाल का टैलेंट था और उसने मेरे सारे के सारे प्लान को बिखेर के रख दिया। वेई बोल रहा होता है क्या उसे गाना बजाना आता है। फिर वो सॉन्ग टाओ को मारते हुए बोल रहा होता है मजाक मत करो, वो एक बहुत ही बड़ा कचरा है जो भी कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी रंडानी फैमिली उसे कुत्ते की तरह ट्रीट करती है। देखो मैं तुम्हें 1 वीक का मौका दे रहा हूँ, इतने में मेरा काम हो जाना चाहिए, चाहे तुम्हें किसी भी मेथड का यूज क्यों ना करना पड़े, लेकिन तुम कियारा के रेपुटेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दो। उसे इस हद तक गिरा दो कि वो कभी भी रंडानी फैमिली में आने का आगे से ट्राई तक ना कर सके। सीन चेंज होता है, हमें इंटरनेशनल एग्जीबिशन का सीन दिखाया जाता है।
मिचेल बोल रही होती है कियारा अगर तुम इतना प्रोफेशनल कपड़ा पहन के जाओगी ना तो तुम्हारे इंटेंशन को कोई पहचान लेगा। आज के जो एग्जीबिशन का बॉस है ना उसका नाम है आरफैंग, जिसके साथ में काम करना सिटी का हर एक बंदा चाहता है। अगर तुम भी दिखाते हो कि तुम्हें उसके साथ में काम करना है तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। जितना तुम चीजों को लाइटली लेके काम करोगे ना उतना ही बेहतर है। तभी कियारा रोते हुए बोल रही होती है कोई बंदा जानबूझ के हमारी रंडानी फैमिली को टारगेट कर रहा है। बहुत ही कम टाइम के अंदर हमारे बहुत सारे पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स ने अपना फंड वापस ले लिया है। सभी को पता है कि जो आर के वो पूरे के पूरे जाम सिटी का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। अगर मैं उसके साथ में काम कर पाती हूँ ना तो जो मेरी रंडानी फैमिली वो बच जाएगी। मिचेल सोच रही होती है कियारा यहाँ पे काफी इम्पेशेंट हो रही है। आग के साथ में कॉर्पोरेट करके काम कर पाना बहुत ही मुश्किल है। वो बंदा इतना इन्फ्लुएंशियल है ना कि वो जाम सिटी के सारे बिजनेसमैन को इन्फ्लुएंस करके एग्जीबिशन में लेके आ गया। और यहाँ भी ऐसा कोई भी नहीं है जो कि उसके साथ में काम ना करना चाहता हो। ऐसे में कियारा है जो कि उसके साथ में काम करने के लिए काफी डेस्पो है, तो वो पक्का से इसका फायदा उठा सकता है। मुझे कैसा भी करके कियारा को बचाना होगा। कॉल करते हुए मिचेल बोल रही होती है हैंडी फटाफट से एग्जीबिशन सेंटर पे आ जाओ। सीन चेंज होता हमें एग्जीबिशन के अंदर का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं फैंग जू को जो कि सोच रहा होता है 3 साल पहले मैंने सेम ऐसी पेंटिंग खरीदी थी। उस टाइम मुझे वो पेंटिंग बेचते हुए उस बंदे ने बोला था कि वो दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही पेंटिंग है, तो फिर आखिर यहाँ पे एक और पेंटिंग क्या कर रही है। तभी वहाँ पे कियारा आते हुए बोल रही होती है प्रेसिडेंट फैंग फाइनली आप मुझे मिल गए। फैंग बोल रहा होता है मिस कियारा क्या आप भी यहाँ पे एग्जीबिशन के लिए आई हो। कियारा बोल रही होती है मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी मिस्टर फैंग, मैं आपसे यहाँ पे कॉर्पोरेशन के लिए बात करने के लिए आई हूँ। कियारा के प्लान को पढ़ते हुए मिस्टर फैंग बोल रहे होते हैं आपका जो प्लान है ना वो इतना भी कुछ खास नहीं है। कियारा बोल रही होती है मिस्टर फैंग भले ये शॉर्ट टर्म में प्रॉफिटेबल ना लगे लेकिन ये लॉन्ग टाइम के लिए काफी तरह प्रॉफिटेबल है। प्रेसिडेंट फैंग बोल रहे होते हैं प्रेसिडेंट कियारा मुझे माफ करिएगा, जो मेरी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है ना वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। मुझे ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने का कोई भी शौक नहीं है जो कि मुझे मेरे लाइफ के एंड में प्रॉफिट दे। कियारा बोल रही होती है प्रेसिडेंट फैंग मेरी बातों सुनिए। तभी जो हेनरी होता है वहाँ पे आने लगता है। कियारा सोच रही होती है आखिर हेनरी यहाँ पे क्या कर रहा है। तभी वहाँ पे मिचेल आते हुए बोल रही होती है कियारा हेनरी को यहाँ पे मैंने बुलाया है। तुम्हें तो पता ही है ना कि प्रेसिडेंट फैंग जो को ट्रेडिशनल पेंटिंग कितनी पसंद है और हमारा जो हेनरी है वो तो इसी काम में एक्सपर्ट है ना, वो काफी इजीली प्रेसिडेंट फैंग का दिल जीत लेगा। कियारा सोच रही होती है बेचारा हेनरी यहाँ पे क्या ही कर लेगा, उसे तो पेंटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता, सिर्फ और सिर्फ मेरे कहने की वजह से वो पेंटर की एक्टिंग कर रहा था। हेनरी बोल रहा होता है जो प्लम ब्लॉसम की पेंटिंग है वो काफी ज्यादा कमाल की है, इसे तो टेंग डायनेस्टी के मिस्टर यान ने पेंट किया था, लेकिन देख के लग रहा है कि इसकी जो थोड़ी सी इंक थी वो फेड हो चुकी है। शॉक्ड होते हुए प्रेसिडेंट फैंग बोल रहे होते लिटिल ब्रदर क्या तुम श्योर हो कि इस पेंटिंग को टेंग डायनेस्टी के मिस्टर यान ने बनाई थी। हेनरी बोल रहा होता है इसके 2 आंसर है, हाँ भी और ना भी। तभी सॉन्गटा वहाँ पे आते हुए बोल रहा होता कि ये कैसा घटिया आंसर है, तुम यहाँ पे मिस्टीरियस बन के किसी ग्रेट आर्टिस्ट होने की एक्टिंग कर रहे हो क्या। देखो बचपन में ये सब ठीक लगता है लेकिन बड़ा होने के बाद में बिल्कुल भी सही नहीं लगता। हेनरी बोल रहा होता है कि जल्दबाजी किस बात की है, तुम्हें पता चल रहा है कि आखिर जो ये पेंटिंग है रियल है फेक। आगे जो एग्जीबिशन का ऑक्शन होता है वो स्टार्ट हो गया होता है। होस्ट बोल रहा होता है आप सभी लोगों का इस चैरिटी ऑक्शन में स्वागत है, आज की जो 80% कमाई है ना वो छोटे बच्चों के लिए डोनेट करी जाएगी। हेनरी बोल रहा होता है वाइफ अगर हम प्रेसिडेंट फैंग के साथ में डील कर लेते हैं तो आखिर इससे हम लोगों को कितना प्रॉफिट होगा। कियारा बोल रही होती है देखो हेनरी बिजनेस के अंदर ना हर एक चीज प्रॉफिट के लिए नहीं करी जाती, प्रेसिडेंट फैंग के साथ में डील करने की वजह से हम काफी पॉपुलर हो सकते हैं और हम कम से कम इतना पैसा तो कमा ही लेंगे कि तुम मुझे इतना ही पैसा मांगोगे ना मैं तुम्हें दे दूंगी। हेनरी बोल रहा होता है अगर ऐसी ही बात है तो तुम ये सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो, ये जो प्रेसिडेंट फैंग है ना इनको मैं संभालूंगा। होस्ट बोल रहा होता है आप सभी लोगों के सामने आ चुका है टेंग डायनेस्टी के मास्टर का बहुत ही शानदार काम। हमारे जो एक्सपर्ट है ना उन लोगों ने बताया कि ये जो पेंटिंग है ये 100% एंशिएंट और ऑथेंटिक है और इसकी शुरुआती प्राइस है 1 लाख युआन। मिस्टर फैंग बोल रहे होते अगर ये बंदा बोल रहा है कि जो पेंटिंग है 100% ऑथेंटिक है, इसका मतलब क्या जो मैंने पेंटिंग 3 साल पहले खरीदी थी वो फेक है, पर पेंटिंग में तो मेरा भी नाम काफी ज्यादा बड़ा है, आखिर एक पेंटिंग को पहचानने में मैं गलती कैसे कर सकता हूँ। वैसे मुझे कंफर्म तो करना ही पड़ेगा कि आखिर मैं बेवकूफ पहले बना था कि अब बन रहा हूँ। ये बोलते हुए 3.2 मिलियन की बिड कर देते हैं। तभी पीछे से हेनरी बोल रहा होता है मैं इसके लिए दूंगा $5 मिलियन। शॉक्ड होते हुए कियारा और मिचेल बोल रहे होते हैं हेनरी कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए ना। होस्ट बोल रहा होता है 5 मिलियन सुनने के बावजूद भी क्या कोई बिड करना चाहेगा। मास्टर फैंग सोच रहे होते हैं इस पेंटिंग की कीमत मैक्सिमम 4 मिलियन थी, लेकिन इस बंदे ने इसकी बिडिंग 5 मिलियन कर दी है। अब आगे यहाँ पे बिड करने का कोई फायदा नहीं होने वाला। तभी वो जो होस्ट होता है वो हेनरी को फोटो भेज देता है। कियारा सोच रही होती है जब से यहाँ पे हेनरी आया है वो प्रेसिडेंट फैंग को ही देखे जा रहा है, क्या वो इस पेंटिंग को प्रेसिडेंट फैंग को देने की सोच रहा है। वैसे जो प्रेसिडेंट है वो 500 मिलियन की डील के लिए 5 मिलियन की चीज पे तो नहीं मानेंगे। तभी मिचेल बोल रही होती है कियारा फटाफट से वो देखो आखिर जो हेनरी है वो क्या कर रहा है।
हम देखते हैं हेनरी ने उस पेंटिंग को वहीं फाड़ दिया होता है। पेंटिंग को फेंकते हुए हेनरी बोल रहा होता है, ये मेरे 5 मिलियन थे जो कि मैंने हवा में उड़ा दिए। सारे बंदे बोल रहे होते हैं, बंदा पैसे का शो ऑफ करने में कितना अच्छा है ना। हेनरी बोल रहा होता है, मिस्टर फेंग मेरे हिसाब से ऐसी पेंटिंग आपके घर के अंदर भी है। इसी वजह से जब से आपने इस पेंटिंग को देखा था आप काफी ज्यादा कंफ्यूज लग रहे थे। आप कब से यही सोच जा रहे थे कि आपके घर वाली पेंटिंग रियल है कि ये पेंटिंग। प्रेसिडेंट फेंग बोल रहे होते हैं, मेरे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए तुमने इतने सारे पैसे खराब कर दिए। तुम यहाँ पे मुझे खुश करके मेरे साथ में कोऑपरेट करना चाहते हो ना। प्रेसिडेंट फेंग सोच रहे होते अगर आप देखा जाए तो ऐसी सिर्फ एक ही पेंटिंग बची है, तो अब रियल और फेक के बारे में सोचने की तो जरूरत ही नहीं है। हेनरी बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट फेंग अभी तक हमें बातों को सिर्फ आधा ही समझ पाए हो, आधी चीज तो बिल्कुल ही बाकी है। प्रेसिडेंट फेंग बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं क्या नहीं समझ पा रहा। हेनरी बोल रहा होता है, आपसे किसने बोला कि जो पेंटिंग मैंने फाड़ी है वो नकली पेंटिंग थी। प्रेसिडेंट फेंग बोल रहे होते हैं कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। हेनरी बोल रहा होता है, मिस्टर फेंग आपके घर में जो पेंटिंग है ना उसका नाम है विंटर प्लम, जिसका जो पेपर वो थोड़ा सा येलो कलर का है और उसके जो इनके कलर्स है ना वो इस वाले पेंटिंग के इनके कलर से काफी बेटर है। प्रेसिडेंट फेंग बोल रहे होते तो फिर क्या इसका मतलब ये है कि वो फेक है। हेनरी बोल रहा होता है, बिल्कुल भी नहीं, ये दोनों के दोनों ही रियल थे। शॉक्ड होते हुए मिस्टर फेंग बोल रहे होते तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। हेनरी बोल रहा होते ये जो दोनों ही काम है ना ये टैंग डायनेस्टी के मिस्टर यान ने किया है। उन्होंने इस पेंटिंग के थ्रू ये शो किया है कि फ्रंट से लोगों को अपनी वीकनेस और बैक से लोगों को अपनी स्ट्रेंथ दिखानी चाहिए। लेकिन कुछ जनरेशन बाद में ही लोगों ने इस पेंटिंग को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, जिसकी वजह से एक तो स्ट्रॉन्ग की साइड बन गई और दूसरी वीक की साइड। पर जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक साइड को आपके सामने ही फाड़ दिया। अब से आपके पास में जो पेंटिंग है ना वो दुनिया की इकलौती पेंटिंग है मिस्टर फेंग, और ये पेंटिंग अब काफी ज्यादा यूनिक हो चुकी है। और जहाँ तक मुझे पता है मेरे दोस्त मिस्टर फेंग आपको यूनिक चीजें तो काफी ज्यादा पसंद है। कियारा सोच रही होती है, मुझे उम्मीद तो नहीं है कि हेनरी मिस्टर फेंग के साथ में नेगोशिएट कर पाएगा, पर वो अभी मिस्टर फेंग को ऑफेंड भी नहीं कर सकता, वरना हमारे लिए बहुत ही बड़ी दिक्कत खड़ी हो जाएगी। दौड़ते हुए कियारा बोल रही होती है, मिस्टर फेंग ये मेरे हस्बैंड है, अगर इन्होंने आपके लिए कोई भी दिक्कत खड़ी करी होगी ना तो आप प्लीज इनको माफ कर दीजिएगा। हंसते हुए प्रेसिडेंट फेंग बोल रहे होते हैं, बंदा मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा। मिस्टर हेनरी आपसे बात करने के बाद में मैं काफी ज्यादा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। पेंटिंग के मामले में मुझे लग रहा था कि मैं बहुत ही अच्छा हूँ, लेकिन आपसे मिलने के बाद में मुझे लग रहा है कि आज मैं जीनियस से मिला हूँ। सच में मैं आपको जिंदगी भर के लिए एडमायर करता रहूंगा। और प्रेसिडेंट कियारा बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं एक्सपर्ट को लगा के पता कर लूंगा कि आखिर जो ये बोल रहे हैं सच है या झूठ। वैसे मुझे पता है कि इस कमरे के अंदर खड़े रहते हुए किसी के अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो फालतू बातें कर सके। ऊपर से मिस्टर हेनरी तो काफी नॉलेजेबल इंसान है जो कि पेंटिंग के आर पार देख सकते हैं। मुझे इनकी नॉलेज के ऊपर पूरा बिलीव है। प्रेसिडेंट कियारा, अब मैं आपके साथ में काम करने में काफी खुश रहूंगा। मैंने देख लिया कि आपके हस्बैंड कितने कैपेबल है और मैं शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के ऊपर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म प्रॉफिट के ऊपर काम करूंगा। आप मुझे बताएं कि आखिर आपकी कंपनी लॉन्ग टर्म के अंदर कैसे पैसे कमा पाएगी। हो सकता है अगर मुझे आपकी डील पसंद है तो मैं उसको हाथों हाथ साइन कर दूं। शॉक्ड होते हुए कियारा सोच रही होती है, आखिर ये क्या हो गया। मैंने जो हेनरी को लेकर झूठ बोला था ना उसकी वजह से आज मुझे 500 मिलियन की डील मिल गई। आगे जो हेनरी और कियारा होते वो घर के लिए निकल गए होते हैं। कियारा बोल रही होती है, तुम्हें चाइनीज पेंटिंग के बारे में इतना कुछ कैसे पता है। मिचेल हमारे साथ में नहीं है, तुम सच बोल सकते हो और फालतू बातें मत करना कि तुमने यहाँ पे गूगल से सब कुछ पूछा है। मैं तो बिलीव ही नहीं कर सकती कि तुमने 5 मिलियन की पेंटिंग को ऐसे ही फाड़ दिया, जबकि तुमने आज तक 1 मिलियन भी नहीं देखे होंगे। और भले ही तुमने कितना ही गूगल क्यों ना कर लिया हो, लेकिन वो तुम्हें 5 मिलियन की पेंटिंग फाड़ने की हिम्मत तो नहीं देगा। हेनरी बोल रहा होता है, मुझे लगा नहीं था कि मुझे तुम्हें भी एक्सप्लेन करना होगा। वैसे तुम्हें पता, जब मैं एग्जीबिशन में आया था ना तब मैंने कुछ ऑफिसर्स को बात करते हुए सुन लिया था। वो लोग भी इस पेंटिंग को लेके यही डिस्कस कर रहे थे और मैंने उन्हीं की बताई हुई कहानी को इनको बोल दिया। तभी तो ये कहानी इतनी कमाल की लग रही थी। कियारा बोल रही होती, अच्छा ऐसी बात है। तभी मुझे लग रहा था कि आखिर तुम्हें इस पेंटिंग के ओरिजिन के बारे में कैसे पता। हेनरी सोच रहा होते तो बहुत ही अच्छी बात है कि कियारा थोड़ी सी भोली है, वरना अभी तो मैं कितनी बार पकड़ा गया होता। कियारा बोल रही होती है, हेनरी वैसे एक बात तो बोलनी पड़ेगी, तुम्हारी जो ये वाली जॉब है ना तो बहुत ही कमाल की है। हेनरी बोल रहा होता है, कॉम्प्लीमेंट के लिए शुक्रिया। हेनरी को घर छोड़ने के बाद में कियारा बोल रही होती है, हेनरी तुम रेस्ट करो, तब तक मैं थोड़ी देर में आती हूँ। मिस्टर फेंग के साथ में कॉर्पोरेशन को लेके मुझे बहुत कुछ करना है, जब तक मैं वो सब कुछ डिस्कस नहीं कर लेती मैं वापस नहीं आ पाऊंगी। हेनरी सोच रहा होता है, ये पहली बार है जबकि कियारा ने मुझे घर छोड़ा है और मैं बोल सकता हूँ कि मुझे घर छोड़ते टाइम वो बहुत ही खुश थी। तभी वहाँ पे हेनरी के फोन के ऊपर कॉल आने लगता है। कॉल पिक करते हुए हेनरी बोल रहा होता है, बोलो क्या हुआ। सामने वाली लड़की बोल रही होती है, जिन भी गैंगस्टर ने आपको मारने का ट्राई किया था ना वो सभी के सभी एक ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते हैं जिसका नाम है किंगी सोसाइटी जामनगर। हमें क्या करना चाहिए, क्या हम उनको डायरेक्ट डिस्ट्रॉय कर दे क्या। हेनरी बोल रहा होता है, नहीं ये सब करने की जरूरत नहीं है, अभी हमारे लोगों का अटेंशन खींचना बिल्कुल भी सही रहेगा।
तो मुझे उन लोगों की इन्फॉर्मेशन दे दो, बाकी सारा काम तो मैं खुद ही संभाल लूंगा। हेनरी सोच रहा होता है सच में ये एक वर्ल्ड क्लास हैकर होने के काबिल है। आगे हमें दोपहर के 3 बजे का सीन दिखाया जाता है। हम देखते हैं क्लब के अंदर सारे बंदे पार्टी कर रहे होते हैं। एक बंदा बोल रहा होता है ब्रदर थंडर, अभी ना मुझे कुछ टाइम पहले एक न्यूज मिली थी, कोई है जो कि हमारे आवा क्लब के बारे में इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा है और शायद से वो यहाँ पे आने के बाद में दिक्कतें भी खड़ी कर सकता है। लियोपार्ड हेड बोल रहा होता है कोई बंदा हमारे पास में आएगा तो टेंशन की क्या बात है, वो यहाँ से खत्म होके ही जाएगा। एम्परर बोल रहा होता है देखो चीजें इतनी सिंपल नहीं होने वाली, कहा जा रहा है कि जो बंदा हम लोग को ढूंढ रहा है वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक शैडो है। ब्रदर थंडर बोल रहे होते हैं ब्लैक शैडो, ये तो अंडरवर्ल्ड का एक बहुत ही बड़ा नाम है ना। एम्परर बोल रहा होता है तभी तो ब्रदर मैं आपको उनके बारे में बता रहा हूँ। लियोपार्ड हेड बोल रहा होते आने दो, भले वो ब्लैक शैडो या कोई भी हो, हम उसे संभालेंगे। वैसे भी ये जो जाम सिटी है हमारी टेरिटरी है, यहाँ पे अपनी मर्जी से वो ब्लैक शैडो कुछ भी नहीं कर सकता। तभी क्लब के बाहर से हमें कुछ आवाज आने लगती है। शॉक्ड होते हुए सारे बंदे बोल रहे होते ये कौन आ गया। तभी हेनरी बोल रहा होता है तुम सभी लोग साथ में ही हो ना, चलो तुम लोग को हराना काफी इजी होगा। एम्परर बोल रहा होता है ब्रदर्स यही वो बंदा है जिसको मारने का टास्क हम लोगों को लास्ट टाइम मिला था, पर शायद से हमारे जो तीनों टकले बंदे थे ना वो फेल हो गए। फाइट के लिए तैयार होते हुए ब्रदर थंडर बोल रहे होते तुमने यहाँ पे ना अकेले आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है, अब तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले। हेनरी बोल रहा होते तो वक्त ही बताएगा कि कौन बचेगा और कौन नहीं। चिढ़ते हुए लियोपार्ड बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्रदर से बात करने की, लड़के भले ही तुम्हारे पास में कितनी एबिलिटी क्यों ना हो लेकिन तुम यहाँ पे नहीं जीत सकते, मेरे पास में नेचर की पावर है और नेचर से कोई भी नहीं जीत सकता। हेनरी बोल रहा होता है तुम सिर्फ और सिर्फ एक कमजोर हो जो कि नेचर का नाम खराब कर रहा है। ये बोलते हुए हेनरी लियोपार्ड को काफी खतरनाक पंच मार देता है। लियोपार्ड बोल रहा होता है आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। फिर जो लियोपार्ड होता है वो लोगों के बीच में गिर गया होता है। लियोपार्ड सोच रहा होता है इसका पंच इतना तेज था ना कि मैं इसको अपने साइड में आते हुए देख तक नहीं पाया। ब्रदर थंडर बोल रहे होते सभी लोग आगे बढ़ो, इस बंदे को खत्म कर दो। अब इसके क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।